उनका यूनिट, उनका कन्वर्जन फैक्टर, रट्टे वाला पोर्शन सबसे पहले खत्म कर दें। शाबाश। सुनो बच्चे, टीचर क्या कह रहे हैं? ग्लॉसरी, प्लेट, एक बच्चा मेरे को बोलता है राइट डाउन एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन द हेडिंग। बेटे ऐसे मत बैठो। कोई बच्चा बोलता है सर आप ये क्यों कराते होते हैं, आर्टिकल का नाम क्यों नहीं लिखते? ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको ग्लॉसरी नहीं लिखाऊंगा तो आपका वोकेबलरी नहीं बनेगा। यू कैन नॉट राइट द गुड आंसर, प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं यूज कर पाऊंगा। अगर मैं आपको सिंबल्स नहीं बताऊंगा तो आपको फार्मूले याद करके उसका मीनिंग नहीं समझ आएगा। और अगर आपको मैं यूनिट्स नहीं बताऊंगा तब आपको पता नहीं लगेगा फोर्स की कौन सी वैल्यू है, मास की कौन सी वैल्यू है, एक्सेलरेशन की कौन सी। अगर मैं आपको नेचर नहीं बताऊंगा कि वेक्टर है कि स्केलर क्वांटिटीज, तो आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए सारी बातों को बताना जरूरी होता है। सभी बच्चे राइट डाउन। सबसे पहली बात, वेट होता है, वेट, WEIGH की वेट, इसका यूनिट होता है इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट, न्यूटन। न्यूटन इज इट्स SI यूनिट। ओके, SI यूनिट। और कौन सी चीज हो सकती है जिसका SI यूनिट हो? ये वेट हो गया, फोर्स हो गया। और कौन सा यूनिट हो सकता है बेटे जिसका यूनिट न्यूटन हो? पुश, पुल, इन सभी का यूनिट न्यूटन होता है। नोट डाउन बेटे, नोट डाउन, नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा पेपर में। एक्शन का न्यूटन क्या होता है? एक्शन का न्यूटन। रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। टेंशन का यूनिट क्या होता है? टेंशन का न्यूटन। ये सारे के सारे बेसिकली फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस, फोर्सेस होते हैं। बड़ा हैरान हूं बच्चे कि कुछ बच्चों ने कॉपियां अभी खोली हैं और उन्होंने कब लिखा हो। सरप्राइजिंग। आप इतनी छोटी उम्र में लेजी क्यों हो गए बेटे इतने? अभी तो काफी लंबी उम्र है। सेकंड बेंच पे देखो, सेकंड बेंच पे स्पेक्स वाला बच्चा, उसने एक अक्षर भी नहीं लिखा। सरप्राइजिंग। आज आपके प्रिंसिपल मैम भी देख रहे हैं, साथ में कैमरा ज्वाइन कर रखा है। मैम प्लीज हैव ए वॉच। आपके बच्चों की कंडीशन आपके सामने है, मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ। He has not written even a single word। आपके सामने है मैम। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एक यूनिट होता है जूल। जूल, जाउल भी बोल सकते हैं इसको। इस यूनिट, ये यूनिट किस किस फिजिकल क्वांटिटी का है? कौन सी टर्म का है? याद रहे, एनर्जी का यूनिट जूल, वर्क का यूनिट जूल, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल, मैकेनिकल एनर्जी का यूनिट जूल। किसी भी तरह की एनर्जी, एनर्जी ऑफ एनी टाइप का यूनिट जूल। हीट का यूनिट भी क्या होता है? जूल। बैठ जाओ बेटे आप बस कहना मानना शुरू करो और कोई बात। तो ये होती है यूनिट्स जूल, ये न्यूटन। सुना, इतनी सारी क्वांटिटीज में से किसी के पास भी डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है।
तो ये सारी की सारी क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज दे हैव ओनली डायरेक्शन। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इनकी नेचर पे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। और ये सारे जितने भी लिखे हुए हैं, इनके पास डायरेक्शन भी होती है और इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। दोनों करेक्टर्स होने के बाद इनको वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है बेटे, डबल फीचर होना चाहिए। कौन कौन से डबल फीचर, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, मैग्नीट्यूड होता है, यस, लेकिन डायरेक्शन होती है, नो। किसी भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होती, सॉरी, नो डायरेक्शन। ये देख लो, अभी तक अभी भी एक सेक्शन ने ज्वाइन ही नहीं करा, अब आया जाकर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। हमारे पास हमारे पास एक सिंबल है T। Please wait. Sir, we are writing. Wait. हाँ, मैंने कहा से डिलीट करा बेटा, मैंने कहा से डिलीट। P एक और फिजिकल क्वांटिटी है बेटे, इसको बोलते हैं पावर। इसका SI यूनिट होता है, W से लिखते हैं उसको वाट। और याद रहे, वर्क का सिंबल भी W होता है। हीट के सिंबल H होता है, हीट का सिंबल Q भी होता है। एक सिंबल हम और यूज करेंगे स्मॉल p से। इसका मीनिंग होता है बेटे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट वो होता है बेटे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, और सब बच्चे याद रखे, पावर की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, तो पावर इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, इट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। देखो हम क्या बना रहे हैं, सिंबल्स बता रहे हैं, उनकी यूनिट्स बता रहे हैं, नेचर बता रहे हैं, और कौन कौन सी टर्म्स आएंगी इस चैप्टर। अब सुनो अगली बात, एक हमारे पास इसमें स्मॉल टी करके एक सिंबल आएगा, स्मॉल टी। उसका नेचुरली उसको टाइम बोलते हैं, उसकी ऐसे यूनिट होगी सेकेंड। एक हमारे पास इसमें सिंबल आएगा एस करके आएगा बेटे, एस करके, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट होती है मीटर, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। टाइम को आप स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोल दो। एक सिंबल हमारे पास आएगा, ध्यान से सुनो बेटे, एक सिंबल हमारे पास आएगा स्मॉल m, उसकी यूनिट होती है किलोग्राम, और इसको बोलते हैं मास, और इसकी डायरेक्शन कभी नहीं होती। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर। एक सिंबल हमारे पास आएगा V से, V से, देखो V से आएगा, V से, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। इसका SI यूनिट है मीटर पर सेकंड, और ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। देखो कितने सारे लिख दिए हैं,
शाबाश। ये वो पॉइंट है जिनको क्रैमिंग करना, लर्न बाय हार्ट, रट्टा लगाना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। डायरेक्ट रट्टा। ओके, अब मैं इरेज करने लगा हूं। नो सर, सर आप कितने एडिशन लिख रहे हैं सर? ओके, लिखो लिखो, जल्दी करो, जल्दी। देखो बेटे क्या लिखा टीचर ने, रेड कलर से जो लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट। While solving numerical problem, put data. While solving a numerical problem, put data only in SI units. इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में हमें जो डाटा है वो जानबूझकर नॉन एसआई यूनिट में दे सकता है, नॉन एसआई यूनिट में। तो नॉन एसआई यूनिट से एसआई यूनिट में कन्वर्ट होने के लिए हमें कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स याद करने पड़ेंगे। कन्वर्जन फैक्टर्स को मैं आपके सामने लिखता हूं। कौन? अब उन कन्वर्जन फैक्टर्स को मैं लिखने लगा हूं नेक्स्ट शीट पे बेटे। मैं ये ग्रीन वाला सेक्शन इरेज करने लगा हूं, ग्रीन वाला। ओके, ग्रीन वाला सेक्शन इरेज करके देखो टीचर क्या लिख रहा है। सभी बच्चे एक बार समझ लो बेटे। अब जो मैं लिखने लगा हूं ब्राउन कलर से, ब्राउन कलर से लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। जितने भी टीचर ने यहाँ पर फोर्स लिखे थे, फोर्स, वो वेक्टर क्वांटिटी जो था उसकी एसआई यूनिट क्या थी बेटे? न्यूटन, न्यूटन थी। लेकिन इस फोर्स की दूसरी यूनिट भी होती है, अदर यूनिट्स, अदर यूनिट्स। अदर यूनिट्स कौन सी होती है? ध्यान से सुनो। इसकी अदर यूनिट होती है डाइन, इसकी अदर यूनिट होती है किलोग्राम वेट। डाइन भी फोर्स की यूनिट होती है, दूसरी यूनिट। जो इंटरनेशनल यूनिट होती है वो 200 कंट्रीज में चलती है, और जो बाकी यूनिट्स होती हैं वो 50 कंट्री से कम कंट्रीज में चलती है, लेकिन पॉपुलर होती हैं वो भी। तो सभी बच्चों ने याद रखना, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। 1 किलोग्राम वेट में 9.8 न्यूटन होते हैं। नोट कर लो, ये देखो जो ब्राउन सेक्शन में लिखा है, टीचर ने फोर्स की डिफरेंट यूनिट में कन्वर्जन फैक्टर लिख दिए। ये कन्वर्जन फैक्टर जो है हमारे को मदद करेंगे नॉन एसआई डाटे को एसआई डाटे में कन्वर्ट करने में। अब जो बोर्ड के ऊपर व्हाइट कलर से लिखा हुआ है उसको मैं इरेज करने लगा हूं। व्हाइट कलर से जो लिखा है, जो व्हाइट कलर से लिखा है ना, एनर्जी वाला, इसको टीचर इरेज करने लगे हैं।
देखो टीचर क्या करने लगे हैं बेटे, ध्यान से सुनो, एक बार बच्चा समझ भी लेना चाहिए। अब मैं जितना भी लिखूंगा ग्रीन कलर से लिखूंगा। योर अटेंशन, टीचर ये कह रहे हैं चाहे कोई हीट हो या वर्क हो या किसी भी तरह की एनर्जी हो, ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट टीचर ने अभी अभी बताया, उसको कैपिटल जे से लिखते हैं, जूल। लेकिन इसकी अदर यूनिट्स भी पॉपुलर हैं, बाकी यूनिट्स भी पॉपुलर हैं। कौन कौन सी? ध्यान से सुनो, दूसरी यूनिट्स कौन सी है इसकी? अदर यूनिट्स। एक यूनिट होती है इसकी बेटे, उसको CALORIE कैलोरी बोलते हैं। दूसरी यूनिट होती है इसकी KWH किलोवाट आवर। तीसरी यूनिट होती है WH वाट आवर, वाट आवर। चौथी यूनिट होती है इसकी अर्ग, अर्ग। और भी होती हैं लेकिन आपके लिए इतनी ही बहुत है, आपकी क्लास के लिए इतनी ही बहुत है। अब इसका कन्वर्जन फैक्टर सुन लो। कन्वर्जन फैक्टर, या शाबाश, सभी मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं। 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग। याद रहे ये पावर में लिखा हुआ है 7। कैलोरी 4.18 जूल। आवर 1 किलोवाट आवर, पावर 6 जूल। 1 वाट आवर, 3.6 into 10⁻³ जूल। Please. We are not getting. Sir, speak slowly, write slowly, and please wait. Okay. Thank you, sir. देखो बेटे, टीचर ने ग्रीन लाइन के ऊपर एनर्जी की सारी यूनिट्स और उनके कन्वर्जन फैक्टर लिख दिए हैं ग्रीन कलर में। अब मैं पावर वाला बॉक्स इरेज करूंगा, पावर वाला। सिर्फ पावर वाला कर रहा हूँ, पावर वाला, ओनली पावर वाला, बस इतना ही। ये देखो, जो मैंने बॉक्स बनाया है इसके अंदर मैं पावर के बारे में लिखूंगा सब कुछ। टीचर ने अभी अभी बताया कि P सिंबल से जो पावर लिखते हैं, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, कैपिटल P से लिखते हैं इसको, जबकि लीनियर मोमेंटम को स्मॉल p से लिखते हैं। सर KWH मतलब टीचर इज सेइंग, आप आपस में बोलना बंद करो तो क्लियर सुनेगा आपको। सर आपने बॉक्स में PQ लिखा है? सर आपकी आवाज नहीं सुन रही। मैं माइक को क्लोजर खींच लेता हूं अगर आवाज की प्रॉब्लम। सर आपने बॉक्स में PQ लिखा है? घूम के सुनी जाती है उनको। सर आपने बॉक्स में PQ लिखा है?
करो मेरे को क्या पता यार। बेटा योर अटेंशन, टीचर इज सेइंग SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, लेकिन इसकी अदर यूनिट्स भी हैं, इसकी अदर यूनिट्स, अदर यूनिट्स कौन सी है इसकी, ध्यान से सुनो। एक यूनिट होती है हॉर्स पावर, HP स्टैंड्स फॉर हॉर्स पावर। बेटे 8th बी के बच्चे थोड़ा सा कम ध्यान से पढ़ रहे हैं, सेकंड बेंच पे गर्ल्स, प्रिंसिपल मैम प्लीज नोट किया जाए, सेकंड बेंच पे गर्ल्स, और जिसकी टी शर्ट के ऊपर वी बना हुआ है, वी जिप से, इसको पर्टिकुलरली इस बच्चे को बाद में ऑफिस बुलाया जाए। और इसकी बाकी यूनिट क्या है हॉर्स पावर के बिना, किलोवाट। एक इसकी और यूनिट है अर्ग पर सेकंड। ये 3 इसकी यूनिट होती हैं एक्स्ट्रा वाली। और कन्वर्जन फैक्टर सुनो बेटे, कन्वर्जन फैक्टर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। दूसरा पॉइंट 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, 1000 वाट। और थर्ड पॉइंट सुनो, थर्ड 1 वाट इज इक्वल टू 10 raised to power 7 अर्ग पर सेकंड, 7 अर्ग पर सेकंड। ये 3 कन्वर्जन पावर होते हैं बेटे, पावर। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, नेक्स्ट। अब ये मैं नीचे वाला बॉक्स इरेज करता हूं। नीचे वाले बॉक्स में देखो बेटे, योर अटेंशन, नीचे वाले बॉक्स में क्या है, एक सिंबल है टीचर का स्मॉल p, उसका नाम वेक्टर क्वांटिटी था, उसका नाम था लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। कभी कभी इसको अकेला मोमेंटम भी बोल देते हैं। इसका SI यूनिट टीचर ने अपने बच्चों को बताया था किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन लीनियर मोमेंटम का एक दूसरा यूनिट भी आपने बच्चों को याद होना चाहिए। कौन सा, CGS यूनिट। क्या होता है, सेंटीमीटर, उसमें ग्राम, सॉरी पहले ग्राम बेटे, फिर सेंटीमीटर, फिर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। सभी बच्चों ने याद रखना है क्या, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। CGS यूनिट का मतलब होता है छोटी यूनिट जो कम देशों में चलती है। इसके बिना टीचर एक और सिंबल लिखने लगे हैं येलो कलर से, कौन सा, स्मॉल v करके लिखेंगे उसको, स्मॉल v। उसका नाम होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको वेलोसिटी बोलते हैं बेटे, और उसकी यूनिट होती है SI यूनिट। सभी बच्चों को पता ही है ये तो, कौन सी होती है, मीटर पर सेकंड। लेकिन इसकी दूसरी यूनिट्स भी पॉपुलर हैं, कौन सी, किलोमीटर पर आवर, और कौन सी, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये इसकी अदर यूनिट्स हैं। सभी बच्चों ने याद रखना है इस केस में
क्या बेटे 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। याद रखेंगे। इसके बिना सभी बच्चों ने यह भी याद रखना है 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मैं ये रेड वाली लैंग्वेज इरेज करने लगा हूं। रेड वाली। इसके बिना बच्चों ने ये भी याद रखना है क्या बेटे कुछ और कन्वर्जन फैक्टर भी इंपॉर्टेंट हैं। कौन से? फर्स्ट पॉइंट, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। शाबाश। 1 माइल में 1610 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर होंगे। और क्या याद रखना है? 1 यार्ड में 3 फीट होंगे। 1 फुट में 12 इंचेस होंगे। ये भी आपको याद रखना। एक छोटा सा और लिख लो। 1 इंच में 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर। बस इतना बहुत है। ये सारे कन्वर्जन फैक्टर जो 9th क्लास तक जरूरत पड़ सकती है टीचर ने एक ही बोर्ड पर लिख दिए हैं। अगर स्कूलों में कैमरा अलाउड होता तो सच मानो मैं सभी बच्चों को बोलता इस पेज की फोटो ले लो। इतना इंपॉर्टेंट है। I would have suggested you to click the photograph. No problem. लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। आप घर जाके इसको प्रॉपरली रिवाइज करोगे। ओके मैं इसको अब इरेज करने लगा हूं। आई एम गोइंग टू इरेज। फिर से बताओ। ये लो एक और फिर से देख। सर मेरे तो भी सर अभी हमारा सारा पड़ा था। पढ़ो नोट करो नोट जल्दी। सभी बच्चे एक पॉइंट और भी लिख लो। कौन सा लिखेंगे? एक पॉइंट और लिखेंगे बच्चे। कौन सा लिखोगे आप ये लिखोगे कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 0.746 0. इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। वेट ए मिनट। ये वाला मैं दोबारा लिखता हूँ। जगह कम है। सभी बच्चे याद रखें। ये लिखो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 0.746 किलोवाट। 746 किलोवाट।
ये भी लिख लो। यहां तक टीचर ने क्या क्या बताया अपने बच्चों को? टीचर ने ग्लॉसरी बताई, एसआई यूनिट्स बताए, सिंबल्स बताए, सिंबल्स की नेचर बताई, और डिफरेंट यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट करने के लिए मैक्सिमम कन्वर्जन फैक्टर लिख दिए, 9th क्लास के स्टैंडर्ड को माइंड में रखते हुए, विदाउट गोइंग आउट ऑफ 9th स्टैंडर्ड। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटे। लेट मी मूव फर्दर। अब देखो टीचर पहला आर्टिकल लिख रहे हैं आपकी क्लास में, वर्क। टीचर वर्क लिख रहे हैं बेटे। इसके ऊपर बहुत सारे लर्निंग पॉइंट बनाएंगे टीचर, बहुत सारे लर्निंग पॉइंट। फर्स्ट लर्निंग पॉइंट टीचर ये बता रहे हैं, फर्स्ट लर्निंग पॉइंट जो वर्क है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, उसका एसआई यूनिट जूल है और उसका सिंबल है डब्ल्यू। ये फर्स्ट लर्निंग पॉइंट हुआ। सिंबल इज डब्ल्यू, यूनिट इज एसआई जूल, और इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड लर्निंग पॉइंट टीचर बता रहे हैं अपने बच्चे को, सेकंड लर्निंग पॉइंट, सेकंड, ध्यान से सुनना ये बच्चे। मान लीजिए किसी बॉडी, योर अटेंशन, मान लीजिए किसी बॉडी के ऊपर इधर को फोर्स लग रहा है, फोर्स, गॉट इट, और इतना फोर्स लगने पर ये बॉडी इधर को जा रही है, ऐसे मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर को है, फोर्स उधर को। एक बच्चा मेरे को कहता है सर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा वेरी सिंपल। मान लीजिए यहां पर एक वुडन ब्लॉक है और उसको एक स्ट्रिंग से एक छोटा सा बच्चा उधर को खींच रहा है, और जैसे जैसे बच्चा उधर को खींचता है तो वुडन ब्लॉक जमीन के ऊपर स्लाइड करता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शनों में हो सकते हैं, और सभी बच्चे याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है, फोर्स इधर है, उनकी डायरेक्शंस के बीच में एक एंगल डिसाइड करा जा सकता है, उस एंगल को हम थीटा बोल सकते हैं, थीटा। एक बच्चा मेरे को बोलता है दूसरे सेक्शन में, सर इन दोनों की डायरेक्शन में आपने थीटा एंगल क्यों लिया? ये भी तो इनकी डायरेक्शन में एंगल है, रेड वाला, रेड वाला भी तो एंगल है। मैंने कहा बेटे रेड वाला लार्जर एंगल है, आपको स्मॉलर एंगल लेना है थीटा, स्मॉलर एंगल थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बार आपको ये पता लग जाए फोर्स कितने न्यूटन का है, डिस्प्लेसमेंट कितने मीटर का है, तब आप वर्क को इस फार्मूले से निकाल सकते हो, एफ एस कॉस थीटा। अब यहां पर बच्चे को एक बच्चा बोलेगा सर फोर्स तो हमें समझ आ गया, हम इसकी वैल्यू न्यूटन में पुट कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट भी हमें समझ आ गया, हम इसको मीटर में पुट कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, फोर्स को ऐसा ही यूनिट होती है फोर्स का, न्यूटन पुट कर देंगे। सर ये क्या लिख दिया आपने, कॉस थीटा? कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसके लिए आपने बस ये 3-4 वैल्यूज याद रखनी है। ध्यान से सुन लो, अगर आपको वो बोल दे कॉस थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, कॉस थीटा 30 डिग्री, पेपर में 30 डिग्री दे दे एंगल, तो सभी बच्चों ने इसकी वैल्यू इतनी याद रखनी है, कितनी?
0.86। अगर आपको कॉस उसने 45 डिग्री दे दिया, 45 डिग्री, तब आपने इसकी वैल्यू यूज करनी है बेटे 0.71। अगर उसने कॉस आपको 60 डिग्री दे दिया, तो आपने इसकी वैल्यू याद करनी है 0.50। कभी कभार वो ऐसे भी करता है कि जिधर को फोर्स लग रहा है उधर कोई डिस्प्लेसमेंट हो। अगर फोर्स उधर को हो जिधर को डिस्प्लेसमेंट हो, कोई बच्चा कहता है सर कैसे? जैसे छोटा बच्चा इसको इधर को खींच रहा था, वो जमीन के ऊपर बैठ के ब्लॉक को खींचने लगे। एक बच्चा ब्लॉक के ऊपर थ्रेड रख देता है, थ्रेड बांध लेता है, स्ट्रिंग बांध लेता है, जमीन के ऊपर बैठ जाता है, बच्चा धागे को अपनी तरफ खींचता है, फोर्स भी उधर लगता है और वुडन ब्लॉक भी उधर जाता है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तब थीटा 0 डिग्री होता है। और सभी बच्चों ने याद रखना है, कॉस ऑफ 0 डिग्री अगर पूछ ले तो उसका आंसर आपने 1 याद रखना। कभी कभार ऐसा भी होता है कि फोर्स तो लगा इधर को, डिस्प्लेसमेंट लगा इधर को, यानी दोनों में 90 डिग्री का एंगल भी कभी कभी देता है, 90 डिग्री। तब सभी बच्चों ने याद रखना, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो कॉस ऑफ 90 डिग्री उन्होंने 0 याद रखना है, 0। तो ये 5 वैल्यूज, 1 2 3 4 5, ये 5 ही पूछेगा बस आपसे पेपर से, 5 ही पूछेगा और कोई नहीं पूछेगा। अगर कोई बच्चा इंटेल कहता सर मैं बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहता, जो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते वो एक वैल्यू और याद कर लो, कॉस ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। कॉस ऑफ 180 ये तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, अपोजिट। ओके, तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है वर्क में। लेकिन बेटे ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए आपको पेपर में थीटा की वैल्यू दी ही नहीं है, कुछ नहीं दिया, उसने फोर्स लगाया जी इतनी डिस्प्लेसमेंट हो, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आपने ये वाली वैल्यू यूज करनी है। अगर ना दिया हो, लर्निंग पॉइंट 3, लर्निंग पॉइंट 3, इफ एंगल इज नॉट गिवन इन द पेपर स्टेटमेंट देन कंसिडर टेक थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और जब कॉस 0 डिग्री होता है, देखो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, देखो सारी वैल्यूज में से ज्यादा है, 0.86, 0.71, 0.50, -1 सबसे ज्यादा। तो उसका मतलब है उस वक्त ये वर्क भी मैक्सिमम होगा। तब मैक्सिमम वर्क का फार्मूला होता है, सभी बच्चे याद करें, क्योंकि कॉस 0 डिग्री को पुट करने से आंसर तो 1 ही आ जाएगा, तो यहां 1 पुट करो या ना करो, फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपको किसी भी सिचुएशन में मैक्सिमम वर्क पता लग जाएगा। टीचर बोलेगा W का फार्मूला याद करो, मैक्सिमम वर्क लिखना है, मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू एफ एस, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, थीटा की जरूरत ही नहीं है। अगला पॉइंट बच्चे याद रखना, अगला पॉइंट वर्क के बारे में, शाबाश सभी बच्चे। कभी कभार पेपर में वो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन डालता है, वो अपने बच्चों को बोलता है कि मैं आपको एक ग्राफ देता हूं, ग्राफ, इधर वर्क फोर्स दे देता है, इधर डिस्प्लेसमेंट दे, और आपको ग्राफ बना, मान लीजिए ऐसा ग्राफ दे दिया उसने, ये असली ग्राफ इतना देगा आपको,
मैं इसको रीड्रा करता हूँ बेटे, रीड्रा। आपको ग्राफ पेपर में वो किसी भी शेप का दे सकता है, पर मान लीजिए आपको उसने ग्राफ ऐसा दे दिया, ऐसा ग्राफ दे दिया। अब आपने क्या करना है, जो भी ये ग्राफ दिया होगा उसको डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस के ऊपर क्लोज कर देना। यानी कि आपने यहां से ऐसे लाइन ड्रा करके क्लोज कर, तो जितना भी ये एरिया बंद हो गया, इस एरिया को निकाल लो आप। वो एरिया वर्क के बराबर होता है, याद रखना है। ये जितना भी एरिया एनक्लोज्ड होगा, एरिया एनक्लोज्ड इसके अंदर, फोर्स और वर्क के अंदर, अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट में जितना भी एरिया है उसको वर्क बोलते हैं। कोई बच्चा कहता है सर मैं एरिया कैसे निकालूंगा, फिर उस बच्चे को बोलते हैं अच्छा एरिया नहीं पता आपको, ऐसे करो जो क्लोज्ड फिगर है उसको उठा लो। उस बच्चे ने बोला सर ये ऐसे, ये ऐसे, ये येलो लाइन आई नीचे, ये व्हाइट लाइन आई, ये ऐसे चला गया, ये वाला फिगर ये है। तो मैंने कहा इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। सर कैसे कैसे निकालूंगा, तो मैं कहूंगा एक लाइन यहां ड्रा करो। क्या ये एक रेक्टेंगल नहीं बन गया, हाँ जी सर रेक्टेंगल बन गया व्हाइट वाला। तो क्या रेक्टेंगल का फार्मूला आता नहीं आपको, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करना, हाँ जी सर लेकिन मैं इसकी लेंथ और ब्रेड्थ पता कैसे करूंगा, ग्राफ पेपर से। ये देखो कितनी हाइट है, ये होगी लेंथ, और इस कॉर्नर से नीचे यहां तक कितना ग्राफ है, ये होगी ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके एरिया निकल जाएगा। लेकिन सर आपने ये भी तो नोट करा कि ये भी तो एक एरिया, इसको कैसे करेंगे, तो बेटे इसको येलो बाउंड्री में बंद करते हैं। क्या येलो बाउंड्री वाला ट्रपीजियम नहीं है, ट्रपीजियम, हाँ जी सर ट्रपीजियम में दो लाइनें पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल, ये ट्रपीजियम है। तो ट्रपीजियम के एरिया का फार्मूला लगा दो। सर ट्रपीजियम के एरिया का फार्मूला तो मुश्किल है, भूल जाते हैं हम। नो प्रॉब्लम, इसको आगे भी तोड़ लो। आप इसको यहां से ऐसे तोड़ दो, ये वाला ऊपर वाला एरिया ट्रायंगल हो गया, और ये लोअर वाला अनदर रेक्टेंगल हो गया। तो अनदर रेक्टेंगल, तो ट्रायंगल का एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल ना, ट्रायंगल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। और रेक्टेंगल का तो आपको पता ही है बेटे, ट्रायंगल एरिया आपको पता लग गया। रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो सारे एरिया को ऐड करोगे आपके पास वर्क निकल जाएगा। ये है वर्क की शीट। अगर किसी बच्चे ने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने हो वर्क पे, अगर किसी ने न्यूमेरिकल करने हो, तो उसको ये शीट सामने रखनी चाहिए। अगर आप इसको बिल्कुल कंप्लीट बनाना चाहते हो कि वर्क के सारे न्यूमेरिकल इसी से हो जाए, बिल्कुल भी इधर उधर ना देखना पड़े, तब इसमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, तब इसमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, और वो खुद से कर लेना आप। वो मैं पिछली शीट पे करवाई थी, कन्वर्जन फैक्टर्स। जाउल और अर्ग में क्या होता है, कन्वर्जन फैक्टर्स कराए थे ना बिटवीन यूनिट्स, पीछे वाली शीट, वो आपको ऐड करने पड़े। ये वर्क का हो गया बेटा। इसी तरह से टीचर आपको अगले दिन, कल वाले दिन, मैं अपने बच्चों को अच्छे से एनर्जी का बनवाऊंगा, अच्छे से पावर का बनवाऊंगा, पावर का, तो आपके क्वेश्चन हो सकेंगे। एक बात याद रखना बेटे, बहुत से क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो जाते हैं, ये हिंट नोट करना ध्यान से। बहुत से क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो जाते हैं जब वर्क का फॉर्मूला एनर्जी से इक्वेट किया जाता है। वर्क और एनर्जी चाहे काइनेटिक हो पोटेंशियल हो, उनके फार्मूला, फार्मूला ऑफ वर्क
ये आपस में इक्वेट करे जा सकते हैं। फार्मूला ऑफ एनर्जी, इनको इक्वेट करने से बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। हिंट फॉर न्यूमेरिकल्स, हिंट फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से कितने लर्निंग पॉइंट देखे हमने? लर्निंग पॉइंट 3, लर्निंग पॉइंट 4, लर्निंग पॉइंट ये कन्वर्जन फैक्टर वाला 5, और लर्निंग पॉइंट ये न्यूमेरिकल के हिंट का 6। और सबसे खास बात बताऊं, इसको भी अलग से लर्निंग पॉइंट बना लो। कॉस की सारी वैल्यूज मेरे बच्चों को अलग से याद होनी चाहिए। कॉस की ये पड़ा पूरे का पूरा व्हाइट बॉक्स। लर्निंग पॉइंट 7, 7 लर्निंग पॉइंट हो गए बेटे। जो बच्चा इसको याद कर लेगा ना, बिलीव मी, आपका क्लास टीचर खुश हो जाएगा। यार मेरे 9th के बच्चे को चाहे एक ही आर्टिकल आता है लेकिन कंप्लीट आता है, कंप्लीट 9th के स्टैंडर्ड के हिसाब से कंप्लीट। अगर मैं क्लास के स्टैंडर्ड से बाहर जाऊं तो मैं इसके 40 पॉइंट बना सकता हूँ, 40 पॉइंट लर्निंग पॉइंट। लेकिन आपकी क्लास के अंदर अंदर रहना है मेरे को, अंदर अंदर, विद इन द स्कोप ऑफ 9th। जिन बच्चों को आज का ये लेक्चर समझ आ गया, टीचर को फीडबैक देंगे बाय वेविंग योर हैंड। प्लीज गिव मी द फीडबैक। तो एक बच्चे को छोड़कर यूजुअली सभी को समझ आ गया, तो मेरा मकसद पूरा हुआ। थैंक यू, थैंक यू बेटे। अब मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, नहीं तो क्या होता है, इंटरमिक्स हो जाती है चीजें। बाकी का पोर्शन हम कल करेंगे, उसमें भी थ्योरी कराई जाएगी। मेरी आपको सजेशन है, इसको अच्छे से रट्टा मार के आओ। आपको जब थ्योरी याद कर लोगे मेरे साथ, बिलीव मी, और न्यूमेरिकल शीट या वर्कशीट करोगे, आपको ऐसे लगेगा ये तो बच्चों का काम है, बच्चों का। बस इसको अच्छे से याद करना। मैं एनर्जी की शीट अलग बनवाऊंगा आपको, ऐसे ही पावर की शीट अलग बनाऊंगा। एनर्जी की, पावर की, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल की, सबकी शीट अलग अलग बनाऊंगा। फिर देखना आपको कितना मजा आएगा। चलो आज हम इसको वाइंड अप करते हैं। बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू।